Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about William Shakespeare. So don't miss this lecture as it is very important for your exam. Why this video is very important? आप खुद ही देख लीजिए. ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि इसमें शेक्सपियर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, इट्स मीन जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं शेक्सपियर के प्ले के, वो सभी इस वीडियो में आप लोग के लिए रखा गया है सो दैट कि आप लोग के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो. सो डोंट मिस दिस and let us see the first quotation of this video. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is Spirit Lord. How it looks about." तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिरांडा किसको देखकर इस तरह का एक्सप्लेनेशन करती है अपने फादर के साथ. तो दैट इज फर्डिनेंड. एक्चुअली होता क्या है कि द टेम्पेस्ट जो प्ले है उसी में से ये कैरेक्टर मिरांडा और फर्डिनेंड को लिया गया है. मिरांडा अपने फादर प्रोस्पेरो के साथ एक आइलैंड में अकेले रहती है और साथ में उनका एक गुलाम कैलिबन रहता है. तो मिरांडा ने अपनी लाइफ टाइम में किसी मैन को जो कि इतना स्मार्ट और नहीं देखा था. तो जैसे ही वो फर्डिनेंड को देखती है, क्योंकि फर्डिनेंड और उसके साथ के जो लोग थे उन लोग का शिपरेक्ड हो जाता है, तो वो लोग उस आइलैंड में आ जाते हैं और ये सब होता है प्रोस्पेरो के मैजिक से. तो मिरांडा जैसे फर्डिनेंड को देखती है वो एक्सक्लेम करती है, ओ फादर, श्योरली दैट इज स्पिरिट लॉर्ड. हाउ इट लुक्स अबाउट. तो याद रखेंगे ये किसकी स्पीच है, मिरांडा की स्पीच है. किसके लिए, फर्डिनेंड के लिए. नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. ये मैकबेथ की स्पीच है और मैकबेथ से लिया गया. तो याद रखेंगे मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडी है, तो उसी में से ये कोटेशन लिया गया है और जो उस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है उसकी ये स्पीच है. तो इसको याद रखेंगे, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. ये हैमलेट की स्पीच है और हैमलेट जो वर्क है प्ले है उससे लिया गया है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन किसकी स्पीच है, हैमलेट की. इस चीज को याद रखेंगे. Neither a borrower nor a lender be, for loan of loses both itself and friend. ये पोलोनियस की स्पीच है, हैमलेट प्ले से लिया गया है. Something is rotten in the state of Denmark. यहाँ पे मार्सेलस जो कि कैरेक्टर है हैमलेट का, वहां से लिया गया है ये स्पीच. समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. मार्सेलस क्या कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है डेनमार्क के स्टेट में, क्योंकि जो डेनमार्क था उसका किंग हैमलेट का फादर होता था और हैमलेट उस स्टेट का, डेनमार्क स्टेट का प्रिंस है. याद रखेंगे. और हैमलेट के अराउंड सारी स्टोरी जो है मूव करती है. हैमलेट के जो अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, वो हैमलेट के फादर को का जो है मर्डर कर देते हैं और खुद किंग बन जाते हैं और हैमलेट के मदर से शादी कर लेते हैं. यही स्टोरी है, तो याद रखेंगे. तो यहाँ पे मार्सेलस बोलता है समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर. इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है. मैकबेथ की स्पीच है, मैकबेथ प्ले से लिया गया है. इसको याद रखेंगे. मैकबेथ यहाँ पे कहता है कि लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो. लाइफ क्या है, एक चलता फिरता परछाई की तरह है, ठीक है. और पुअर प्लेयर है, इट इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट. एक ऐसी कहानी है जिंदगी जिसको कोई मूर्ख बोलता है. फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें सब कुछ मिक्सअप होता है. और सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो ये याद रखेंगे, मैकबेथ की स्पीच है. मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर. मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप. ये भी स्पीच मैकबेथ की है. तो मैकबेथ यहाँ पे जब किंग मर्डर का जो कि वो जो किंग डंकन है, किंग डंकन का वो मर्डर कर देता है, तो वो कहता है कि मैकबेथ डज मर्डर स्लीप. तो उसी के बाद यहाँ पे मैकबेथ ने एक सोए हुए व्यक्ति का मर्डर कर दिया. ये चीज यहाँ पे कही गई है. तो आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन से और सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं प्रीवियस
ईयर के जो एग्जाम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वहीं से पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप लोग इन सभी कोटेशन को एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि कोटेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो 3-4 भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनब्रेड और यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड। तो ये जो लाइन है शेक्सपियर के किसी प्ले से नहीं लिया गया है, बट शेक्सपियर के सोनेट नंबर 104 से लिया गया है। तो याद रखेंगे शेक्सपियर ने क्या लिखे थे, सोनेट भी लिखे थे। कितने सोनेट लिखे थे? 157। तो 154 सोनेट लिखे थे। तो उसी सोनेट नंबर में 104 जो सोनेट है वहां से ये लाइन लिया गया है, फॉर फियर ऑफ विच here this thou is unbred, or you were born was beauty's summer dead. Next, to be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. बहुत ही important famous ये dialogue है, हैमलेट की स्पीच है, ये हैमलेट प्ले में से लिया गया है। तो यहाँ पे हैमलेट बोलता है to be or not to be, because हैमलेट always in confusion में वो होता है कि what to do, करे कि ना करे। मीन्स उसे पता है कि उसके जो अंकल हैं, चाचा है, उन्होंने उसके फादर का मर्डर किया है, लेकिन वो कंफ्यूज है। वो कंफर्म करना चाहता है कि रियली में उन्होंने मर्डर किया है कि नहीं, और हैमलेट को उसका रिवेंज लेना चाहिए कि नहीं। तो ये यहाँ पे ये हैमलेट की स्पीच है, टू बी और नॉट टू बी। Oh, what a noble mind is here overthrown, the courteous soldiers, scholars, eye, tongue, sword. ये स्पीच ओफेलिया की है और ये हैमलेट के बारे में बोलती है, तो ऑब्वियसली हैमलेट प्ले से ही लिया गया इसको। Who is Ophelia? Ophelia is the girl who is loving to Hamlet. तो ओफेलिया वो गर्ल है जो हैमलेट से प्यार करती है, साथ में हैमलेट भी उसे, बट लेटर ऑन उसका ट्रेजिकली एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ओफेलिया हैमलेट को लेकर ये स्पीच बोलती है, Oh, what a noble mind is here overthrown, the courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, sword. याद रखेंगे, There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. अब यहाँ पे अगेन ये हैमलेट की स्पीच है। तो हैमलेट क्या कहता है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, ऐसी अच्छा और बुरा नाम की कोई चीज नहीं होती, बट ये हमारी सोच जो है उसे अच्छा और बुरा बनाती है। तो इस स्पीच को भी अच्छे से याद रखेंगे, किसकी स्पीच है? हैमलेट की स्पीच है। तो इस तरह से बहुत यूनिवर्सल टाइप के स्पीच आपको देखने को मिलेगा शेक्सपियर के प्लेस में। गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन्स, मिरांडा यहाँ पे जो ये है कि गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन्स, यानी कि अच्छे वोम से, अच्छे गर्भ से जो बैड सन से उनका जन्म होता है, ऐसा मिरांडा बोलती है। तो इसे याद रखेंगे, गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन्स। तो गुड वोम्स और बैड सन्स जब ये टर्म आए तो याद रखिएगा मिरांडा की स्पीच है। कहीं ना कोई एक पर्टिकुलर टर्म या फ्रेज हर कोटेशन से आप उठा लेंगे और उससे फिक्स कर लेंगे, और जिस कैरेक्टर ने उस डायलॉग को, उस स्पीच को बोला है, उस कैरेक्टर से उसको किसी तरह से आप लोग कनेक्ट कर लेंगे तो याद करना इजी हो जाएगा। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली। ये है अमीन सिंग्स इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट शेक्सपियर के वन ऑफ द फेमस कॉमेडी है। तो वहां पे एमीन्स जो होते हैं वो एक सॉन्ग जो है गाते हैं, तो उस सॉन्ग में से ये कोटेशन लिया गया है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली। नेक्स्ट देखते हैं, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये किसका डायलॉग है? ड्यूक का डायलॉग है, ड्यूक ओर्सिनो। तो ड्यूक ओर्सिनो, ये एज यू लाइक इट में ड्यूक ओर्सिनो होता है, सॉरी ये 12th नाइट से लिया गया है, ठीक है। ड्यूक ओर्सिनो जो है 12th नाइट का कैरेक्टर है, और यहाँ पे यही ये स्टेटमेंट बोलता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो याद रखेंगे ड्यूक ओर्सिनो फ्रॉम 12th नाइट। नेक्स्ट देखते हैं, फेयरटी दाई नेम इज वुमन। अगेन इट्स स्पीच ऑफ हैमलेट।
हैमलेट अपनी मदर के लिए ये बोलता है फेल्टी दाई नेम इज वुमन, बिकॉज हैमलेट को ऐसा लगता है कि उसकी मदर को पता है कि उसके अंकल ने उसके फादर का मर्डर किया, फिर भी उसकी मदर उसके अंकल से शादी कर लेती है। तो इसी बात पे हैमलेट बोलता है अपनी मदर के लिए फेल्टी दाई नेम इज वुमन। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, ये शेक्सपियर के सोनेट नंबर 130 से लिया गया है। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, इसे याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130। नाउ आई माइट डू इट बैड, नाउ ही इज प्रेइंग। तो ये देखेंगे हैमलेट का स्पीच है, हैमलेट की सॉलिलॉकी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमने इसीलिए ये मार्क कर दिया ना कि ये सॉलिलॉकी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसमें से कौन है जो सॉलिलॉकी है, या किस कैरेक्टर की ये सॉलिलॉकी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए यहाँ पे स्पीच लिखने के बजाय मैंने सॉलिलॉकी लिखा है। एग्जैक्ट आपको बताया है कि ये हैमलेट की सॉलिलॉकी है। और सॉलिलॉकी के बारे में आप लोग को पता होगा आई थिंक, नहीं पता है तो बता देते हैं सॉलिलॉकी क्या होता है। सॉलिलॉकी एक स्पीच होती है कैरेक्टर की, जिससे कैरेक्टर अपने आप से बातें करता है तो वो बोलता है। मतलब वो कैरेक्टर जो स्पीच बोलता है ना, वो सिर्फ कैरेक्टर को पता होता है, बाकी उस प्ले के जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता है। और सॉलिलॉकी जस्ट फॉर ऑडियंस, ऑडियंस के लिए होता है, ताकि ऑडियंस को पता चले कि जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक कैरेक्टर कुछ बोलेगा नहीं तब तक जो ऑडियंस है उनको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसे सॉलिलॉकी कहा जाता है, इस तरह की स्पीच को जब कोई कैरेक्टर अपने आप से बात करता है और इससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो रिवील होती है बिफोर द ऑडियंस। नेक्स्ट, वी ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। बहुत ही अच्छी स्पीच है। नेपच्यून्स ओशंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड, ये मैकबेथ की स्पीच है। मैकबेथ क्यों ये बोलता है, जब वो किंग डंगन का मर्डर कर देता है तो उसे लगता है कि किंग डंगन के ब्लड से उसके हाथ जो है वो रंग गए। तो इसीलिए वो कहता है कि नेपच्यून जो नेपच्यून है, नेपच्यून प्लेनेट है, उसके जितने ओशन से वो भी उसके इस रंगे हाथ को, ब्लड से सने हाथ को वो नहीं धुल सकते, ये मैकबेथ कहता है। द चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज स्लीप। अगेन स्पीच ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की ही स्पीच है। द चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज स्लीप। तो जो जीवन की दावत होती है उसमें सबसे बढ़िया नरिसर कौन होता है, वो होती है नींद। क्योंकि जैसे इंसान को नींद लगती है वो बिल्कुल फ्रेश ताजा फील करता है ना, एनर्जेटिक फील करता है। तो इसलिए मैकबेथ कहता है कि लाइफ जो होती है, लाइफ का सबसे बड़ा नरेशर होता है स्लीप होता है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये जैक्स की स्पीच है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। ठीक है, तो एज यू लाइक इट में जैक नाम का एक कैरेक्टर है, उसी की स्पीच है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओ कॉस 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 माई प्रेटी लिटिल कॉस दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मेनी फैथम डीप आई एम इन लव। तो ये बहुत ही रोमांटिक स्पीच है, और ये जो स्पीच है रोमांटिक स्पीच किसकी है, रोसेलिंड की स्पीच है। रोसेलिंड इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। तो रोसेलिंड जो है वो एज यू लाइक इट की लीडिंग कैरेक्टर है, शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। तो याद रखिएगा उसी ने ये बोला है, ओ कॉस 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 माई प्रेटी लिटिल कॉस दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मेनी फैथम डीप आई एम इन लव। There is a soul of goodness in things evil. Would men observingly distill it out? ये हेनरी फिफ्थ से लिया गया है। तो इट इज नॉट मेंशन कि ये किसकी स्पीच है, बट ये हेनरी फिफ्थ जो प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर की, वहां से लिया गया है। तो इसे याद रखेंगे, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो इतना भी आप याद रखेंगे ना कि देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल्स, इतना याद रखेंगे तो आप रिकॉल कर लेंगे कि हेनरी फिफ्थ का ये डायलॉग है, हेनरी फिफ्थ से ये स्पीच लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एज फ्लाइज टू वांटेड बॉयज और वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। अब देखिए ये ग्लॉसेस्टर की स्पीच है, किंग लियर से लिया गया है।
किंग लियर में एक कैरेक्टर है ग्लॉसेस्टर, उसकी स्पीच है एज फ्लाइज टू वांटेड बॉयज आर वी टू द गॉड्स। तो यहाँ पे ग्लॉसेस्टर बोलता है कि जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो वांटेड बॉयज होते हैं, वांटेड बॉयज का मतलब जो मन बड़े टाइप के बॉयज होते हैं ना, थोड़ी शरारती टाइप के, तो उन लड़कों के लिए जैसे इंसेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी तरह से गॉड्स के लिए हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसा लगता है कि दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट्स। जिस तरह से बॉयज अपनी इंजॉयमेंट के लिए फ्लाइज को क्या करते हैं, मार देते हैं अपने खेल के लिए, उसी तरह से गॉड भी क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ को खत्म कर देते हैं फॉर जस्ट इंजॉयमेंट। तो ये ग्लॉसेस्टर बोलता है किंग लियर में। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, मालकॉम स्पीक्स। ये जो स्पीच है एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ये मालकॉम की स्पीच है। मालकॉम कहाँ किस प्ले में ये कैरेक्टर है, तो याद रखिए ये मालकॉम कैरेक्टर मैकबेथ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, for I am all the subjects that you have, which first was mine own king. For I am all the subjects that you have, which first was mine own king. ये कैलिबन की स्पीच है। कैलिबन अभी जस्ट हम बताए थे इसके पहले वाली स्लाइड में कि कैलिबन कौन है, एक कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट प्ले में, जहाँ पे मिरांडा और मिरांडा के फादर प्रोस्पेरो होते हैं, और कैलिबन जो होता है गुलाम होता है मिरांडा के फादर और मिरांडा का। तो थोड़ा वहां से शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से थोड़ा सा हमें कॉलोनियलिज्म की जो स्मेल है ना वो थोड़ी आती है, तो याद रखेंगे। राइपनेस इज ऑल ईगर स्पीक्स इन किंग लियर। राइपनेस इज ऑल, ये बहुत छोटा सा कोटेशन है। तो किंग लियर में कैरेक्टर है ईगर, ये एडगर जो है किंग लियर में एक कैरेक्टर है। एक्चुअली किंग लियर का ये इलिजिटिमेट सन होता है एडगर, तो वही ये बोलता है राइपनेस इज ऑल। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. ये स्पीच मार्क एंटनी की है। जूलियस सीजर में ये कैरेक्टर है मार्क एंटनी, जो कि जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है, तो याद रखेंगे जूलियस सीजर का फ्रेंड है मार्क एंटनी, इसी का स्पीच है। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. ये जूलियस सीजर की तारीफ में ये स्टेटमेंट बोलता है मार्क एंटनी, क्योंकि जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है ना, that is why Julius Caesar is also one of the tragedy of Shakespeare. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. ये एक अच्छी सी लाइन है, सोनेट 138 से लिया गया है। तो शेक्सपियर की सोनेट 154 में एक सोनेट नंबर है 138, तो उसी 138 का ये लाइन है, When my love swears that she made of truth। तो इसमें शेक्सपियर कहते हैं कि जब उनका लव ये स्वीयर करता है, ये मतलब कसम खाता है कि नहीं वो जो भी कह रही है वो सच बोल रही है, तो ये भरोसा कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही है। नेक्स्ट है, if it were done when it is done, then it were well, it were done quickly। तो ये जो सेंटेंस है बड़ी कंफ्यूजन वाली सेंटेंस है, मैकबेथ की सेंटेंस है। मैकबेथ का एक्चुअली ये सोलिलॉक्वी है, मैकबेथ अपने आप से बात करता है, तो उसी का ये पार्ट है, मैकबेथ की सोलिलॉक्वी का ही ये कोटेशन है। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, व्हेन इट वर वेल इट वर डन क्विकली। तो ये मैकबेथ क्या करता है ना, डंकन का मर्डर कर देता है, तो उसी को लेकर ये स्पीच बोलता है। There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence, fall of a sparrow। तो ये थोड़ा सा फ्रेज याद रखिएगा, हैमलेट की स्पीच है और प्ले तो ऑब्वियसली हैमलेट ही है। Keep up your bright swords, for the dew will rust them. Good senior, you shall more command with ears than with your weapons। ओथेलो की स्पीच है। यहाँ पे ओथेलो प्ले का लीडिंग रोल में ये है ओथेलो, इट्स मीन की जो ओथेलो है
ओथेलो प्ले का प्रोटागोनिस्ट है। तो ये अपने जो साथी सैनिक होते हैं उनके लिए ये स्पीच बोलता है, कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। मतलब यहाँ पे ओथेलो क्या कहता है कि अपनी जो चमकीले शॉर्ट्स है ना, मतलब अपनी तलवारों को चमका लो, क्योंकि जंग लग गया होगा ड्यू की वजह से, ओश की वजह से, तो उसे चमका लो क्योंकि अब वक्त हो चुका है, आप अपने तलवारों के यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ओथेलो की स्पीच है ओथेलो प्ले से। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी। कास्का की स्पीच है जूलियस सीजर में। कास्का इज अ कैरेक्टर इन जूलियस सीजर। तो ये बात कास्का बोलता है कि इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी। यहाँ पे कास्का कहता है कि अगर तुम नहीं समझती हो जो मैं कहना चाहता हूँ, और तुम ये कहना चाहती हो कि ये तुम्हारे लिए ग्रीक है, ग्रीक का मतलब कि दिस इज टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। किल क्लॉडियो। Beatrice speaks in Much Ado About Nothing। मच एडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर की प्ले है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है बिट्राइस, ये स्पीच जो है देता है किल क्लॉडियो। छोटा सा स्पीच है, याद रखेंगे, बिट्राइस की है मच एडो अबाउट नथिंग से। Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Was the hope drunk? जो उम्मीद है क्या वो खत्म हो गई है? वेयर इन यू ड्रेस्ड योरसेल्फ, जहाँ पे तुमने खुद को ड्रेस्ड किया है, मतलब जहाँ पे तुमने खुद को रेडी किया है। तो ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है। ये लेडी मैकबेथ को फोर बीच भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर वन ऑफ वुमेन बोर्न फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ द विचेस स्पीक। यहाँ पे जो थ्री विचेस होती है उनकी स्पीच है। एक्चुअली मैकबेथ जब किंग डंगन का मर्डर कर देता है तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं लोग उससे बदला ना ले, कोई उसे मार ना दे, तो वो थ्री विचेस से क्लियर करने जाता है। तो थ्री विचेस उसे कहती है कि फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ। तो ऐसा कोई भी प्राणी जो अपनी मतलब एक वुमेन के गर्भ से पैदा हुआ है वो तुम्हें नहीं मार सकता। तो मैकबेथ को ये लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो किसी न किसी वुमेन के गर्भ से तो पैदा होते हैं, तो ऑब्वियसली तब इसका मतलब है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो मैकबेथ को मार दे, ऐसा मैकबेथ को लगता है अकॉर्डिंग टू द स्पीच ऑफ विचेस। बट ऐसा होता है कि ये मारा जाता है मैकडफ के हाथों। क्यों मारा जाता है? क्योंकि मैकडफ जो है वो सिजेरियन के थ्रू पैदा होता है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू पैदा होता है, तो इस वजह से वो इसे मार देता है। और इस तरह से विचेस की भविष्यवाणी भी सही होती है और मैकबेथ भी मर जाता है। There is none but he whose being I do fear। तो याद रखेंगे ये स्पीच है मैकबेथ की। There is none but he whose being I do fear। तो मैकबेथ यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वो है जिससे मैं डरता हूँ। All is but was renown and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left this world to break off। तो ये जो कोटेशन है ये अगेन मैकबेथ की स्पीच है, याद रखेंगे। All is but was renown and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left this world to drag off। मैकबेथ की स्पीच है, याद रखेंगे। Things without all remedy should be without regard, what is done is done। तो दिस स्पीच इज ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। तो लेडी मैकबेथ की ये स्पीच है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact। It's a speech of Theseus, and Theseus is the character in the play A Midsummer Night's Dream। तो शेक्सपियर की ये प्ले है A Midsummer Night's Dream। इसी में एक कैरेक्टर है थीसस। थीसस की स्पीच है The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact। नेक्स्ट देखते हैं A dream itself is but a shadow।
इट्स स्पीच ऑफ हेमलेट, हेमलेट की स्पीच है अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। तो जो ड्रीम है वो खुद क्या होता है, एक शैडो की तरह है। ये हेमलेट की स्पीच है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम फियरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। तो ये शेक्सपियर के सोनेट से लिया गया है, प्ले का ये नहीं है, सोनेट है, सोनेट नंबर 1। तो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1 है, वहां से ये कोटेशन जो है लाइन लिया गया है, फ्रॉम फियरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। बस आपको याद रखना है कि जब 3 बार टुमारो वर्ड रिपीट है हो तो ये किसकी स्पीच है, मैकबेथ की सोलिलोकी है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस की स्पीच है जूलियस सीजर में। तो जूलियस सीजर जो कि एक ट्रेजिक प्ले है, उसमें कैरेक्टर कैसियस है और वो एक कैरेक्टर ब्रूटस से उससे बात करता है। तो ये बात बोलता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। छोटी सी स्पीच है, मैकबेथ की सोलिलोकी है। वहां पे किंग डंकन का मर्डर करने के बाद एक कैंडल जल रहा होता है, तो मैकबेथ कहता है उस कैंडल को बुझने के लिए कहता है, तो ये कहता है आउट आउट ब्रीफ कैंडल। किसकी स्पीच है, मैकबेथ की, और सोलिलोकी है ये। स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, ड्यूक सीनियर स्पीक्स इन एज यू लाइक इट। तो देखिए एज यू लाइक इट में ड्यूक सीनियर नाम का एक कैरेक्टर है और उसी की ये स्पीच है, स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी। शी इज टू सटल फॉर thee and her smoothness, her very silence and her passions speak to the people। ड्यूक सीनियर की ये भी स्पीच जो है ड्यूक सीनियर की है और ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट से है। तो ये दोनों जो स्पीच है ये ड्यूक सीनियर की स्पीच है एज यू लाइक इट से। स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, शी इज टू सटल फॉर thee and her smoothness, her very silence and her passions speak to the people। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, एमिन सिंग्स इन एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में जो एमिन सॉन्ग सिंगिंग करते हैं उसी सॉन्ग का ये एक लाइन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो याद रखेंगे जैसे ये आ जाएगा ना कि वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन, बस इतना आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और कनेक्ट कर लीजिए, ये प्रोस्पेरो की स्पीच है। प्रोस्पेरो जो कि प्रोटागोनिस्ट है द टेम्पेस्ट प्ले का। टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है शेक्सपियर की। नेक्स्ट देखते हैं, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done। सिम्बेलिन जो प्ले है शेक्सपियर का, तो उस प्ले से लिया गया है। ये प्ले बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा रीड नहीं किया जाता है इस प्ले को, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो याद रखेंगे ये कोटेशन इसी प्ले से लिया गया है, सिम्बेलिन से। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, thou thy worldly task has done। नेक्स्ट डायलॉग देखते हैं, दिस इज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल। एंटोनी की स्पीच है जूलियस सीजर में। तो जो मार्क एंटोनी है जूलियस सीजर में उसी की स्पीच है, दिस इज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल। तो एंटोनी किसके लिए, जूलियस सीजर में ये जो सीजर कैरेक्टर है, सीजर के लिए कहता है कि जितने नोबलेस्ट वुमेन है उसमें से सबसे नोबलेस्ट पर्सन ही सीजर। ये एंटोनी बताता है जनता को कि सीजर वॉज नॉट रॉन्ग और बिना गलती के उसका मर्डर कर दिया गया है। ये सारी बातें एंटोनी जो है वो जूलियस सीजर को बताता सीजर के बारे में जनता को बताता है। तो याद रखेंगे दिस इज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल। बस इतना याद रखिएगा, नोबलेस्ट वुमन तो एंटोनी की स्पीच फ्रॉम जूलियस सीजर। Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged Cupid painted blind। हेलेना की स्पीच है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से।
अ मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है शेक्सपियर का प्ले है, वन ऑफ द पॉपुलर प्ले है शेक्सपियर का, वहां से ये कोटेशन लिया गया है। हेलेना की स्पीच है ये। हेलेना इज द कैरेक्टर इन द प्ले अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो फिर से एक बार स्पीच को देख लेते हैं। लव लुक्स नॉट विद द आईज, जो लव है आंखों से नहीं देखे जाते, बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बीइंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, लव लुक्स नॉट और क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये जब आ जाए ये सारे शब्द तो याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है। अब मिड समर नाइट्स ड्रीम से किसकी स्पीच है? हेलेना की। नेक्स्ट देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। आई थिंक ये तो वेरी सिंपल है, सबको पता होगा। तो ये जो कोटेशन है पोर्शिया की स्पीच है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, और मर्सी इसी की स्पीच पे ये पोएम के रूप में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, यूपी बोर्ड से होंगे तो सिंपल सी स्पीच है, अच्छी सी स्पीच है। मर्सी को लेकर यहाँ पे पोर्शिया बोलती है, क्योंकि पोर्शिया डिस्गाइज फॉर्म में आती है एक एडवोकेट बनकर कोर्ट में, और वो एंटोनियो को जस्टिस दिलाने के लिए आती है साइलॉक के अगेंस्ट। तब जब साइलॉक से ये कहती है कि थोड़ा मर्सी दिखा दो, तो उस पे साइलॉक कहते हैं कि मुझे मर्सी नहीं दिखाना है। तभी पोर्शिया ये स्पीच बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो जो मर्सी है, दया है, ये जबरदस्ती नहीं दिखाई जा सकती है। ये तो उसी तरह से लोगों के हार्ट पे क्रिएट होता है जिस तरह से स्काई से जो बारिश से जेंटली क्या होती है, रेनफॉल होती है। The bright day is done and we are for the dark. It's a speech from Antony and Cleopatra. तो एंटनी एंड क्लियोपाट्रा शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, और यहाँ से इसे लिया गया है द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। आगे देखते हैं। कम द मॉर्टल रेस्ट विद दाई शार्प टीथ, दिस नॉट इंट्रिंसिक एड। क्लियोपाट्रा की स्पीच है, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, तो वहीं से ये स्पीच है। Come thou mortal wretch with thy sharp teeth, this not intrinsic aid। तो क्लियोपाट्रा की स्पीच ही याद रखेंगे। Take or take these lips away, measure for measure। This speech are taken from measure for measure। I am a man more sinned against than sinning। This is the speech from King Lear, and King Lear की ही स्पीच है ये। I am a man more sinned against than sinning। किंग लियर किसकी स्टोरी है? किंग लियर एक किंग होता है और उसके 3 डॉटर्स होते हैं, तो उसी की स्टोरी है जिसमें वो दो, इसकी जो बड़ी डॉटर होती है किंग लियर की, वो चापलूस टाइप की होती है, फ्लैटरिंग करती हैं, तो किंग लियर उन पे भरोसा कर लेता है। और जो इसकी छोटी बेटी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीक करती है, तो इसे लगता है कि इसकी छोटी बेटी बहुत अनफेथफुल है अपने फादर के लिए, तो उसे अपनी जायदाद प्रॉपर्टी से अपने राज्य से निकाल देता है। और लेटर ऑन इससे रियलाइज होता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी सबसे अच्छी बेटी थी उसके साथ इसने इनजस्टिस कर दिया। नेक्स्ट, ओ जूलियस सीजर, thou art might yet, thy spirit walks abroad and turns our swords in our own proper interests। ओ जूलियस सीजर, thou art might yet, किसकी स्पीच है? ब्रूटस की स्पीच है। ये ब्रूटस भी तो उन्हीं लोगों के साथ, पहले तो ये ब्रूटस क्या होता है, सीजर का फ्रेंड होता है, लेकिन लेटर ऑन वो सीजर के अगेंस्ट हो जाता है, और ये भी मर्डर में पार्टिसिपेट करता है, सीजर के मर्डर में ब्रूटस भी। बट इसको लास्ट में रियलाइज होता है कि इसने मिस्टेक तो की है। O Julius Caesar, thou art might yet, the spirit walks abroad and turns our swords in our own proper interests। तो याद रखेंगे ब्रूटस की स्पीच फ्रॉम जूलियस सीजर। जूलियस सीजर तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जूलियस सीजर आ ही गया है, तो बस आपको याद करना है कि किसकी स्पीच है, तो ब्रूटस की स्पीच है। Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once। बहुत ही खूबसूरत स्पीच है।
और जूलियस सीजर की ये स्पीच है, जो सीजर है उसी की ये स्पीच है और जूलियस सीजर जो प्ले है वहां से लिया गया है। तो बहुत अच्छी स्पीच है। इसमें सीजर कहता है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, जो कायर होते हैं वो मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले जाने कितना बार मर चुके होते हैं डर की वजह से, लेकिन जो योद्धा होते हैं अपनी लाइफ में एक ही बार मरता है, सीजर कहता है। क्योंकि जब इसकी वाइफ बोलती है सीजर से कि बाहर मत जाओ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो इसी पे सीजर बोलता है The far dear Buddhas is not in our stars but in ourselves that we are underlings। I think ये जो डायलॉग है रिपीट हो गया है, तो देख लेंगे एक बार कैसे इसकी स्पीच है जूलियस सीजर में। My life is my first debts। ये रोमियो जूलियट जो प्ले है शेक्सपियर का, इसमें से लिया गया है। तो ये रोमियो की स्पीच है, माई लाइफ इज माई फर्स्ट डेट। ठीक है, माई लाइफ इज माई फर्स्ट डेट्स रोमियो की स्पीच है, रोमियो जूलियट से लिया गया है। The real action is in virtue than in vengeance। ये जो स्पीच है द टेम्पेस्ट से स्पीच ये ली गई है। The real action is in virtue than in vengeance। नेक्स्ट देखते हैं, the sleeping and the dead are but as pictures। It is eye of childhood that fears a painted devil। लेडी मैकबेथ की स्पीच है जिसमें लेडी मैकबेथ कहती है कि स्लीपिंग एंड डेड आर बट एज पिक्चर। तो चाहे इंसान मरा हुआ हो या सोया हुआ, एक तस्वीर की तरह दिखता है। ये बात लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ प्ले में। There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this। होरेसियो की स्पीच है और ये होरेसियो जो है हैमलेट प्ले में कैरेक्टर है, तो इसी की ये स्पीच है कि देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। एक्चुअली होरेसियो बोलता है हैमलेट को कि एक घोस्ट है जो आपको अपनी कहानी बताना चाहता है, कहानी मतलब सच्चाई बताना चाहता है, और जो वो घोस्ट होता है हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है। तो याद रखेंगे होरेसियो की स्पीच है हैमलेट प्ले से लिया गया है। The tedious Visaker who meddles his way to his doom। It's ये जो सेंटेंस है ये हैमलेट के लिए बोला गया है, हैमलेट की सेंटेंस नहीं है बट हैमलेट के लिए बोला गया है। द टेडियस विशेकर who meddles his way to his doom। हैमलेट क्या करता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है लास्ट तक कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सडनली वो अपने अंकल को मारने के लिए सोच लेता है और लेटर ऑन वो खुद भी मर जाता है। द रेस्ट इज साइलेंस, मरते समय हैमलेट ये बोलता है, याद रखेंगे हैमलेट की स्पीच है, मरते समय वो बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हैमलेट की सॉलिलॉकी है, हैमलेट को लगता है कि दुनिया की ये सारी चीजें मेरे लिए यूजफुल है, यूजलेस है, और इनका कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। तो यही कहता है कि मैं थक चुका हूँ दुनिया की इन चीजों से, हैमलेट अपने आप से बातें करते हुए कहता है। तो ये हैमलेट की सॉलिलॉकी है। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है, मैंने तो कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, लेकिन इसको बनाया तो मैंने ही है, और काफी सर्च करके इधर उधर से सेंटेंसेस उठा के। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए सो दैट कि मेरा मोटिवेशन बनता रहे, और भी मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कोटेशन है। Our bodies are our guardians to which our wills are guardians। This speech is of Iago in Othello। तो ये जो स्पीच है और बॉडीज और आवर गार्डियंस, जिसमें यागो बोलता है कि हमारी बॉडीज जो क्या है हमारे गार्डियंस है, और जो हमारी विल्स जो होती है डिजायर होते हैं वो हमारे गार्डियंस होते हैं। ये यागो की स्पीच है। ओथेलो जो प्ले वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो वहीं से लिया गया है। ओथेलो के जो ओथेलो प्ले है वहां से यागो की ये स्पीच ली गई है। तो याद रखेंगे यागो जो है वो एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, जो ओथेलो को क्या कर देता है, इसकी वाइफ के अगेंस्ट भड़का देता है, चढ़ा देता है, और ओथेलो को अपनी वाइफ डेस्टिमोना पर शक होने लगता है,
और फिर इसे बहुत दुख होता है कि इसकी वाइफ इसको चीट कर रही है, और इयागो जैसा प्लान किया होता है वो सफल हो जाता है। लेटर ऑन इसकी जो रियलिटी है वो ओथेलो के सामने रिवील हो जाती है, और रिवील कौन करता है, इसकी वाइफ ही रिवील करती है। इयागो की जो वाइफ होती है वही ओथेलो को बताती है सारी रियलिटी। तो याद रखेंगे ये स्पीच, और बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, इयागो की स्पीच है, ओथेलो प्ले से लिया गया है। एज के नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, तो यहाँ पे स्टेल नहीं, स्टेट नहीं होगा, स्टेल होगा, ठीक है। ये स्पीच जो है ये लिया गया है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा प्ले से, और ये जो स्पीच है ये क्लियोपाट्रा के लिए कहा गया है। एज के नॉट विदर हर नॉट कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, एक्चुअली ये क्लियोपाट्रा की जो ब्यूटी है उसकी प्रेज में ये सेंटेंस कहा गया है। तो याद रखेंगे क्लियोपाट्रा बहुत खूबसूरत होती है, दैट इज व्हाई। When shall we three meet again, in thunder, lightning or in rain? वेरी सिंपल और पॉपुलर ये स्पीच है, थ्री बीचेस की स्पीच है, मैकबेथ से लिया गया है। जब मैकबेथ प्ले शुरू होता है तभी ये जो स्पीच है थ्री बीचेस की, ये मैकबेथ प्ले में स्टार्ट में ही ये स्पीच आपको देखने को मिलेगा। थ्री बीचेस की स्पीच है, ये कहती है कि जब हम तीनों मिलेंगे तो उस समय थंडर होगा, लाइटनिंग होगी, रेन होगी। और what a rogue and peasant slave am I, is it not monstrous that this player here, ये हैमलेट की स्पीच है, तो याद रखेंगे हैमलेट से लिया गया है हैमलेट की स्पीच। ओ what a rogue and peasant slave I am, sorry am I, is it not monstrous that this player here, तो हैमलेट की स्पीच है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पीच देख लेते हैं। I will break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper and ever did plummet sound, I will drown my book। तो प्रोस्पेरो की स्पीच है। प्रोस्पेरो जो कि बहुत ही एक अच्छा मैजिशियन होता है, इसके हाथ में पावर होता है, मैजिक पावर होता है, और उसी मैजिक पावर के दम पे वो अपना बदला ले लेता है, क्योंकि इसके भाई ने इसको क्या कर दिया था, इसको धोखा देकर इसको अपने साम्राज्य से हटा दिया था। तो अब प्रोस्पेरो अपनी छोटी सी बेटी मिरांडा को लेकर दूसरे आइलैंड पे जाता है। वहां के लोगों को आइलैंड के में जो दूसरे विच वगैरह होते हैं उनसे फाइट वाइट करके उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और एक अगली सा क्रिएचर होता है कैलिबन, बहुत अगली सा वो होता है पर्सन, तो कैलिबन को ये अपना गुलाम बना लेता है। और उस आइलैंड पे तीन ही ह्यूमन बींग होते हैं, एक प्रोस्पेरो, उसकी डॉटर मिरांडा और कैलिबन। तो मिरांडा बचपन से बस कैलिबन को ही एक आदमी के रूप में देखती है, और जब फर्स्ट टाइम फर्डिनेंड को देखती है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि इतना स्मार्ट भी कोई हो सकता है क्या, इतना हैंडसम। एक बार कैलिबन जो है वो मिरांडा को रीच करने की कोशिश करता है, तो प्रोस्पेरो उसको पनिश करता है। लेकिन फिर मिरांडा कहती है कि जाने दो, हमारे लिए ये खाना बनाता है, ये सारा चीजें अरेंज करता है, तो इसे अगर मार देंगे तो ये सब काम कौन करेगा। तो फिर प्रोस्पेरो उसे छोड़ देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं। कोई कमी है तो ये भी बताइएगा, सो दैट कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। Thanks for watching. Be happy. Keep smile.